कल एयर चैप्टर आप लोगों को कराते क्लास 7 को। अब आगे देखिए, उसमें आवाज कोई मत निकालो प्लीज। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती है, कैसे कैसे गैसें होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है तो क्या होता है? ठीक है, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। जब हवा गर्म होती है तो हल्की होती है, और हल्की होने के बाद क्या होता है? वो ऊपर की ओर उठती है। एक मिनट, याद रखिएगा, कोई भी हवा जब गर्म होती है, जब गर्म होगी तो हल्की होगी। अब ये सोचिए कि हल्की कैसे होगी। जब हवा गर्म होती है, जब उसको धूप की गर्मी मिलती है, तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो सोख लिया जाता है। सूरज की धूप ज्यादा पड़ेगी गर्मी के दिनों में तो क्या होगा? हवा के अंदर जो नमी होती है वो सूख जाती है। अब हवा के अंदर मॉइस्चर या नमी नहीं होगा तो हवा हल्की हो जाएगी। तो जब कभी भी हवा गर्म होगी, एयर हीटेड होगा, गर्म किया जाएगा एयर को, तो वो हल्की होगी, लाइट होगी और ऊपर की ओर उठेगी। जो चीज जितनी हल्की होगी वो ऊपर होगी, और जो चीज जितनी भारी होगी वो नीचे होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वजन के कारण कोई चीज, अगर मान लो कोई हैवी गैस है, हैवी गैस का मतलब है कि उसमें मॉइस्चर ज्यादा है। लोअर एटमॉस्फेयर जो हमारे यहाँ मॉइस्चर ज्यादा है ना, नमी ज्यादा है, इसलिए गैसें यहाँ पर भारी रहती है, सबको खींचती है, लेकिन हल्की चीजों पर कम लगता है और भारी चीजों पे ज्यादा। रखो और जाओ। सो कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। अब हॉट एयर मतलब कि जो गर्म हवा है उसकी तुलना में जो ठंडी हवा है वो ज्यादा भारी होती है और डेंस होती है। डेंस मतलब मिचम बीच, एकदम एक दूसरे में ज्यादा मिले हुए होते हैं। डेंस का मतलब दीवार पे सर मारोगी सर फूट जाएगा, लेकिन पानी में सर मारोगी तो सर नहीं फूटेगा, क्योंकि पानी कम डेंसिटी वाला है, मतलब कम घना है। हाँ बिल्कुल, ये मॉलिक्यूल से एटम नहीं समझ पाएंगे ना, इसलिए इनको एग्जांपल देना पड़ता है। हाँ, तो पानी में बहुत ऊंचाई से अगर कूदेंगे तो कंक्रीट की तरह आपको दिक्कत करेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन वैसे नॉर्मली अगर वही पानी में खड़े हो और ऐसे बुड़ी मारो, डुबकी मारते हैं तो चोट नहीं लगेगी, और यहीं पे खड़े खड़े दीवार पे सर मार के देखो, मजे। That is why it tends to sink down when hot air rises. क्या? When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. होता क्या है, मैं अभी बोर्ड पे दिखा देता हूं, और जो ऑनलाइन है उनके लिए दूसरी तरह से इंतजाम करेंगे। लंगड़ा त्यागी हो गया भाई, एक सेकेंड। देखो होता क्या है कि गर्म हवा और ठंडी हवा, हॉट एयर और कोल्ड एयर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये हमारा है,
जिस मिट्टी पे मान लो मेरे कुछ भी, जो बिल्डिंग है जैसा भी, तो ये ऊपर का सरफेस है जहां हम रहते हैं। तो बेटा इस यहाँ सरफेस से लेकर के जो मोटी चादर बनी हुई है वो एटमॉस्फेयर है। ये एक लेयर, 2 लेयर, 3 4 लेयर, ऐसे जो भी लेयर है सर, इसके अंदर हवा भरी हुई है। सूरज की गर्मी जब पड़ती है कहीं पर भी, तो क्या होता है, सूरज की गर्मी पड़ने से हवाएं गर्म होती, ठीक है। तो जो हवा गर्म होगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है, वो ऊपर की ओर जाएंगे। और आपको एक बात बता दें, कोई भी प्लेस ऐसा धरती पे नहीं हो सकता, जगह नहीं हो सकती जो बिल्कुल खाली हो, कि जहां कोई भी हवा ही नहीं, कम हो ज्यादा हो, अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं से आएगी, लेकिन हवा वहां पर एनी टाइम रहेगी, ठीक है। तो हवा नहीं रहेगी तो वैक्यूम हो जाएगा, जैसे स्पेस में होता है। तो जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ती है, हवाएं जो भी, जैसे भी गर्मी का मौसम है ना इंडिया में, मैंने बताया भी था गर्मी का मौसम क्यों, आप लोग को पता हो। तो गर्मी का मौसम इंडिया में है क्योंकि ज्यादा धूप पड़ रही है, गर्मी का मौसम है, और हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। ज्यादा टेम्परेचर मिला धरती को, तो धरती के आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। अब हवा जब ऊपर उठेगी तो जहां ठंडी है, जहां पर कम गर्मी पड़ रही है, वहां से हवाएं आकर के इसका जगह लेंगी, ठीक है। तो जो हवा ठंडी होती है वो नीचे की ओर आती है, और गर्म हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाती है। तो मान लो ये कोई अगर प्लेस है, यहां से हवाएं गर्म होके ऊपर उठ गई, तो खाली जगह बन रहा है ना, तो जहां से भी ठंडी हवा है वो आकर के इसका जगह ले लेगी, फिर ये यहाँ आकर के गर्म होने लगेगी, फिर ये ऊपर उठेगी, और ये ऊपर उठ के ठंडी हो जाएगी। देखो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, मान लो ये कोई प्लेस है, यहां पर क्या हुआ, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगी, ठीक है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगी क्योंकि सूरज की धूप इसको मिल रही थी। तो आपको एक चीज याद रखना है कि पर 1 किलोमीटर पर, ये इंडेक्स देखो ध्यान से, ये 0 है, 1 2 3। तो जैसे ही 1 किलोमीटर की हाइट पर आप पहुंचते हो, तो पर 1 किलोमीटर की हाइट पे -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। उसके बाद करेंगे तो 6.5 का डबल कितना हो जाएगा, 13, -13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर जितना था उससे -13 डिग्री सेल्सियस वहां टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तो 18 19 डिग्री सेल्सियस, -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब हर 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ने पे 6.5 किलो, हाँ ठीक है, 0.5 19.5 या 19.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा माइनस में। तो उसी तरह जब हवाएं गर्म होके धरती से ऊपर उठती हैं, उतनी ऊपर तक भी नहीं होता, मैं बताऊंगा, ये पूरे सब ऊपर तक नहीं होता, कुछ दूरी तक ही होता है, कुछ हाइट तक ये चीजें मानी जाती है। बात समझ में आ रही है, कुछ हाइट तक ही ये सारी चीजें होती हैं। हमारे अपर एटमोस्फेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, अभी तो पढ़ा ही रहा हूं। तो मान लो हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठेंगी ठंडी होते जाएंगी, यहाँ गर्म होने के कारण ऊपर उठी, ऊपर होके ठंडी होगी। मैथ बनाओ जाओ। अब ये ठंडी हो गई, तो जब भी हवा ठंडी होती है तो जहां गर्म होता है या जहां खाली जगह होता है नीचे आएगी। हवा जब भारी होगी तो क्या होगी, नीचे आएगी, और हल्की होगी तो ऊपर जाएगी। तो हवा जैसे ही हल्की होकर ऊपर गई तो ऊपर एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो ठंडी होने लगी, ठंडी होगी तो हवाएं नीचे आएंगी, ठीक है। अब यही हवा जो गर्म होके ऊपर उठी थी, ठंडी होने के बाद नीचे आने लगी, और नीचे आने के बाद क्या हुआ कि जो गर्म हवा ने खाली जगह बना दिया था, उस खाली जगह को इसने भर दिया। यह है पूरा कॉन्सेप्ट।
और इसी तरह से पूरी हवा बहती है। हवा बह रही है, इसका मतलब आपने देखा होगा, एक चीज आपने गौर करना, जो बिल्कुल पत्ते नहीं हिल रहे हो, बिल्कुल शांत मौसम हो, तो उसके बाद जब हवा आती है ना, तो बहुत तेज हवा आती है, तूफान की तरह आती है, क्योंकि कहीं से ठंडी हवा तेजी से इसका जगह लेना चाहती है। बात समझ रहे हैं? ये होता है। समझ में आया? किसको हाथ समझ में, हाथ उठा, फिर से समझाऊंगा। देखिए आ गया ऋतिक? ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, तो अब आगे करें। अब नाइट्रोजन का कल मैंने आप लोग को बताया था सारा कॉन्सेप्ट। अब ऑक्सीजन का भी सुन लीजिए। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि अपूल मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। दूसरा गैस ऑक्सीजन ही है ना जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। इंसान और पेड़ पौधे इस ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी, ऑक्सीजन को बनाते हैं। बताया था ना आपको मैंने, न्यूट्रिशन इन एनिमल जो चैप्टर आप लोग को कराया था, याद होगा, उसमें मैंने अच्छी तरह बताया था कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे। देखिए, सो in this way oxygen content in the air remains constant. If we cut trees then this balance gets disturbed. तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेते ही जाएं और कहीं से बन के ही नहीं आए, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी धरती से ना। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जितना प्लांट और सॉरी एनिमल्स जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट भी उतना ही उसके बदले ऑक्सीजन दे देते हैं, तो बैलेंस बन जाता है। और प्लांट जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग उतना उनको दे देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। किस तरह से? भेजो, मैथ की नहीं लाए हो तो एक काम करो, हिंदी रीडिंग करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्लांट बिना कार्बन डाइऑक्साइड के खाना नहीं पका सकते। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ही लेकर के अपना खाना बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पता ही है। हम इंसान या कोई भी एनिमल जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal in to the amount used by the plant, which make a perfect balance. अगर सोचो, जितना प्लांट ने ऑक्सीजन दिया है उतना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे दें तो बैलेंस बन जाएगा। अच्छे तरह से समझ लीजिए। और एक बात, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। अगर मान लो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्लांट को है, अगर हम दे देते हैं, उनको मिल जाता है, तो काम ओके, हो गया काम। लेकिन अगर जितनी जरूरत पेड़ पौधों को, उससे ज्यादा अगर एनिमल्स और ह्यूमंस किसी ना किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगे, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। अगर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, however the balance is upset by burning of fuel such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. वैसे बैलेंस रहे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि पेट्रोलियम को, कोल को, ठीक है,
इन सब चीजों को जलाते हैं किसी ना किसी तरह से, तो इनके जलने से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है। अब हमारे पर्यावरण में या वातावरण एटमॉस्फेयर में ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इतने ज्यादा प्लांट बढ़ने लगेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पॉसिबल तो बड़ा कम ही लगता है। बहुत अच्छा किया है गुड़िया ने क्वेश्चन, ये है ना ग्रेजुएशन का क्वेश्चन। जब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे बड़े होके तो वहां पे कॉन्सेप्ट दो होता है, या तो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा धरती खत्म हो जाएगी, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग धरती को खत्म कर देगा, और कुछ लोग मानते हैं कि ग्लोबल कूलिंग, मतलब कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि धरती पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाने से क्या होगा, और दूसरा ये भी कॉन्सेप्ट है कि धरती पे केवल अगर ऑक्सीजन ही ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। आप खुद सोचो, अगर एनिमल्स ना रहे तो प्लांट ग्रो करने लगेंगे बहुत ज्यादा, धरती पे कोई जगह ही ऐसी नहीं रहेगी जो बिना प्लांट के रहे। बात समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जनरेट होगी, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जनरेट होने से भी कोई फायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का फायदा तो तभी है ना जब एनिमल्स उसको यूज करें, क्योंकि और हमारे किसी काम का तो होता नहीं है। एनिमल ही तो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो इसी तरह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फैला रहेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी कोई जरूरी नहीं, बैलेंस जरूरी है। देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसीलिए मैंने ये फोन लगाया है ताकि आपको वो दिखा सके और आपको समझा सके। पहले मैं एक बार वो डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। गेर, देखो भाई आयुष, सर थोड़ा सा ऊपर कर लो फिर पूरी आ जाएगी। एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ आयुष बोलो, आवाज साफ सर नहीं थोड़ा रही सा थी। सर वीडियो तो ठीक है, वो जब एक थोड़ा मिनट, सा वो था नीचे। कर लेगा, कर अब ठीक वही वही एडजस्ट कर। रुक, चलो। देखिए हम पूरे एटमॉस्फेयर को बना रहे हैं, इसमें जो भी लेयर्स हैं वो देखते हैं। आवाज नहीं करेगा कोई? ठीक है, फिर आवाज आ रही है तेरी?
देख लेना। देखो हमारे पास बहुत सारे लेयर्स होती है, आपको पता है 0 से 10 से 20 किलोमीटर के बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके बाद इससे ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर से जो ऊपर है वो है मेसोस्फियर। अब स्ट्रेटोपॉज क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रेटोपॉज क्या होता है, उसके बाद मेसोस्फियर। थोड़ी देर बैठो। देखो भाई, आप लोग को वीडियो दिख रही होगी ये। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं तो समझ में आएगा। देखो 5 लेयर, 1 2 3 4 और 5 नंबर देख लो। यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4 और यह 5। हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती है। ठीक है, पहला लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है ट्रोपोस्फियर और उसके बाद सॉरी थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। बताएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो। देखो पहले, अब पहले ट्रोपोस्फियर की बात सुनिए, सबसे नीचे वाले की। ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये 10 से ऊपर 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। 10 से ऊपर बनाई है ना मैंने, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर बनाया है, तो 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। 13 किलोमीटर तक ऊंचाई में हम जाएंगे तो ये लेयर मिलती है। अब इसमें होता क्या है, जितना भी वेदर का सारा चीज है, आंधी तूफान बारिश बादल बिजली ओले, जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं सारी की सारी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। बस मैं जैसे ही ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाओगे, आंधी तूफान बिजली बारिश बादल आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या? ठंड बिल्कुल ज्यादा होगी, नो डाउट ठंड ज्यादा होगी ऊपर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा लेयर 13 किलोमीटर के बाद वाला जो ये लेयर है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to height of 50 किलोमीटर। 13 किलोमीटर से जहां ये थर्मोस्फीयर खत्म होती है वहां से 50 किलोमीटर की हाइट तक स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट होती है। आप पहले 13 किलोमीटर चले जाओ और उस 13 से लेकर के 50 के बीच में जो होगा ना एरिया, वो स्ट्रेटोस्फीयर का है। देखो इट एक्सटेंड अप एट टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, ये 50 किलोमीटर का हाइट तक होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। अब खुद सोचो, यहाँ पर ना तो कोई बादल बिजली बारिश ओले तूफान कुछ भी नहीं। ठीक है, किसमें, किस लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ना तो बादल होते हैं ना बिजली बारिश, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाना ज्यादा आसान है या नीचे वाले में, ऊपर वाले में है ना। तो याद रखिएगा एरोप्लेन रॉकेट ये सब जो भी है, चाहे ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट का कम खतरा होता है। क्योंकि
मैं आपको बता रहा हूं, उड़ाया तो उसी पे जाता है, लेकिन कभी कभी या तो ऊपर जाते समय उस लेयर के, या तो नीचे आते समय, फिर तो नीचे धरती पे आना है ना, या तो धरती से जाओगे तो स्ट्रेटोस्फीयर होते, सॉरी थर्मोस्फीयर, क्या नाम है रे, ट्रोपोस्फीयर होते हुए तो ऊपर जाओगे ना, तो उस समय ये चीजें दिखेंगी। और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, लैंड करने के लिए नीचे आ रहे हो, तब भी आप आओगे, तो जब नीचे धरती तक आओगे तो थर्मोस्फीयर को तो क्रॉस करना ही है। तो इसलिए आपको बिजली, बारिश, तूफान ये सब देखने को मिलता है। तुम्हारी बहनें यहाँ बैठी, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही एरोप्लेन इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का वेदर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आगे देखते हैं। बेटा उसके अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर फील्ड रहती है पूरी कैबिन में, पूरे कैबिन के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर फील्ड रहती है। अब देखो, तो उसके बाद आपको मैं बताऊं कि इस जो स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट 50 किलोमीटर होती है ना, तो 50 किलोमीटर वाला जो पोजीशन होता है स्ट्रेटोपॉज वाला, ठीक है, यहीं पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन लेयर क्या होती है, सारी राम कहानी तो कल मैंने आपको बता ही दी थी, दोबारा बोलूंगा ही नहीं मैं। यहाँ पर 50 किलोमीटर की हाइट जो होती है वहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है, जो कि हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, कल बताया था आप लोग को मैंने। आगे देखिए, अब अगर इसके ऊपर मेसोस्फीयर जो थर्ड लेयर है, इसमें चले तो देखिए क्या है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये एटमोस्फेयर का थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, अबव मतलब ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर कौन सा है, मेसोस्फेयर। ठीक है, it extend up to height of 18 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering the space. अब देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आउटर स्पेस से कोई भी है ना मेट्रॉइड धरती पे आती है, समझ रहे हैं, मेट्रॉइड मतलब उल्का पिंड, जो आकाश से कोई पत्थर उत्तर आएगा, तो जैसे मान लो आ रहा है कोई भी चीज आया, तो वो यहीं पर जल करके राख हो जाते हैं। बात समझ में आ रहे हैं, कोई भी हमारे स्पेस से उल्का पिंड जब आती है, मेट्रॉइड आता है, तो यहीं पर घर्षण या फ्रिक्शन के कारण वायुमंडल के या एटमॉस्फेयर के यहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं। क्या फिर से बोल, बताना बड़ा मुश्किल है, मेरे आइडिया नहीं है, हो सकता है कि बाद में भी हो सकता है, और जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी वही है, क्योंकि यहीं पर जब बर्न होता है कोई चीज, तो यहीं पर बर्न होकर उनका भी प्लेन चला गया होगा। बिल्कुल से ये समझ में आया। मेसोस्फीयर में क्या होता है, मेसोस्फीयर में मेट्रॉइड जल के राख हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है, हवा, तूफान, बारिश, बादल कुछ भी नहीं होता, तो प्लेन उड़ाना आसान है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसी लेयर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ठीक है, तीसरा भी बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं फोर्थ पे, थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब देखो यहां तक आपने पूछा था ना सर, ऊपर जाते जाते चलो स्पेस में बर्फ जम जाती, वो ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही आप थर्मोस्फीयर में आएंगे, तो यहां से जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो टेम्परेचर घटता जा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे थर्मोस्फीयर पे आएंगे तो अचानक से तेजी से तापमान बढ़ने लगता है। अब ये कैसे बढ़ता है, बात समझ रहे हैं ना, हाइट के हिसाब से तो टेम्परेचर घटना चाहिए ना, लेकिन यहाँ इसके बाद ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखो क्यों, आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक और लेयर इसके साथ मिक्स होती है, जो कि ओजोन लेयर है, ओजोन, ये भी इसी के साथ होती है। ठीक है, लेकिन उसी तरह थर्मोस्फीयर है ना, तो उसके साथ साथ आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर का क्या मतलब है, हम जो भी बोलते हैं, जैसे देखो मैंने कोई कॉल लगाया, ठीक है, और कॉल लगाया ना, तो ये जितने भी सैटेलाइट होते हैं आयनोस्फीयर में जाते हैं।
आयनोस्फीयर में क्या होता है, या उससे ऊपर भी सैटेलाइट तो ऊपर जाती है, लेकिन आयनोस्फीयर से ही रेडियो वेव्स टकरा करके, रेडियो की सिग्नल टकरा करके लौटते हैं। आप रेडियो से जैसे टीवी चैनल से कोई भी चीज टेलीकास्ट होती है ना, तो पहले आयनोस्फीयर में जाती है, वहां टकरा करके दोबारा लौटती है। अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो हम जो भी बोलते हैं वो सीधे वहां चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। वही एक ऐसा लेयर है जिससे टकरा करके चीजें लौट के आती है। बेटा आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर वाले लेयर में ही होती है, ठीक है। देखो, हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि थर्मोस्फीयर 880 से लेकर के 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। आगे देखिए, दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो से जो भी सिग्नल जाती है वो लौट के हम तक इसीलिए आ पाती है क्योंकि आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर से वो चीजें, रेडियो सिग्नल टकराती है। मान लो रेडियो स्टार्ट किया वहां से, रेडियो चैनल से, कोई जहाँ रेडियो का चैनल है, एफएम रेडियो का चैनल है, वहां से जैसे ही वो ट्यून करते हैं तो वहां से सिग्नल पहले वहां आयनोस्फीयर में जाता है, टकरा के लौटता है, तभी हमको मिल पाता है, ठीक है। रेडियो वेव्स transmitted from the earth and reflected back to the earth by this layer, मैंने बताया दिया। एक्सोस्फीयर क्या होता है वो देखिए, the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere। सबसे, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए वहां क्या क्या होता है, देखो, is known as exosphere, this layer has been thin air। यहाँ पर बहुत ही हल्की या पतली हवा की लेयर होती है, बहुत ही हल्की, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक लाइट गैस है, मतलब हल्की गैसें आयनोस्फीयर में होती है। जो सबसे अधिक हल्की होगी वो सबसे ऊपर होगी, और जो सबसे भारी होगी वो सबसे नीचे, ठीक है। और सबसे हल्की गैसें क्या होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है और इसलिए ऊपर होती है। ऑक्सीजन ज्यादा लगती कौन है, भारी किसने कह दिया ऑक्सीजन ज्यादा भारी है? नहीं है भी। अब देखो वन, आप अगले क्लास में जाओगे, भी नाइन्थ की में जब जाके जाओगे तो पढ़ोगे कि जो भी गैसेस होते हैं उसके एक एटम का वेट कितना होता है, ठीक है ना। तो वो आगे जाके आपको पढ़ना है। तो ये सारी लगभग एक ही जैसी है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये हैवी गैस है, लेकिन उसके कंपेयर में हाइड्रोजन और हीलियम को लेंगे तो बहुत हल्की है, ठीक है। चलो देखिए, वीडियो का काम हुआ खत्म। अब स्क्रीन शेयर की आई बारी। तो ए शांत, वेदर एंड क्लाइमेट, मुझे नहीं लगता कि वेदर और क्लाइमेट मैंने चैप्टर 7 जो आपका साइंस का टेस्ट है उसमें कोई कमी छोड़ी थी पढ़ाने में, है ना। खून पसीना एक कर दिया गया था। फिर भी देखिए, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? जिसको पूछना है हाथ उठा दो, शर्माया मत करो। देखो शर्मा रहा है, पूछना है। वेदर किसी भी जगह का जो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में जो मौसम चेंज होता है उसी को वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट मतलब जो कम से कम 25 साल तक एक ही जैसा जो वेदर पैटर्न रहता है उसको वहां का क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया में 2-3 महीने गर्मी, 2-3 महीने सर्दी, 2-3 महीने बारिश, 2 महीने ऑटम, 2 महीने स्प्रिंग होता है ना। तो ये क्लाइमेट है। हाँ, एक सेकंड। यहां पर से